नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में बहस तेज। ईसी बोला ये हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी। 17 देशों की संसद में गूंजी भारत की आवाज। पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास। आपातकाल पर कांग्रेस के खिलाफ शशि थरूर, कहा संजय गांधी का नसबंदी अभियान क्रूर था। बिहार में सपा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग, बाले सपा विधायक यूपी विधानसभा से असंबद्ध घोषित। बीजेपी में जाने के संकेत। ट्रंप के दबाव में फ्रांस ने पकड़ा रूसी खिलाड़ी। अमेरिका ने मांगा प्रत्यर्पण। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। विजय देवरकोंडा और राणा दुग्गाबाती पर केस दर्ज। गद्दार किसे कहा, तू बाहर मिल। विधानसभा में देसाई पर भिड़ंत से गरमाया सत्र। कानून सिर्फ आम लोगों के लिए, जुबानी जंग पर मुनगुंटी वार का सत्ताधारी नेताओं पर तीखा वार। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अब कानूनी और संवैधानिक बहस छिड़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने इसे जल्दबाजी और मनमाना करार देते हुए चुनौती दी, तो वहीं चुनाव आयोग ने इसे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी बताया। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट में दलील दी कि ये प्रक्रिया न केवल नया शब्द है बल्कि नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित भी कर सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2003 में मतदाता बहुत कम थे, तो अब 7 करोड़ से अधिक लोगों पर इतनी तेज रफ्तार प्रक्रिया क्यों थोपी जा रही है। याचिका में ये भी कहा गया है कि आयोग जिन 11 दस्तावेजों को स्वीकार कर रहा है उनमें आधार कार्ड और वोटर ID जैसे जरूरी प्रमाण पत्र शामिल नहीं हैं, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। उन्हें नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है, जबकि आधार को कोर्ट पहले ही नागरिकता का प्रमाण नहीं मान चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि आयोग को ये देखने का अधिकार है कि कोई अयोग्य व्यक्ति मतदाता ना बने, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि प्रक्रिया पारदर्शिता और न्याय संगत हो। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तीखा सवाल उठाया, चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता तय करने वाला। उन्होंने कहा कि यदि किसी को मतदाता सूची से हटाना है तो उससे पहले सूचना और कारण देना जरूरी है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने SIR प्रक्रिया की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2003 में प्रक्रिया की गई थी, तब चुनाव दूर था। अब जबकि बिहार के चुनाव बेहद करीब हैं, ये आदेश जून के अंत में जारी करना जनता को तैयारी का मौका ही नहीं देता। वहीं चुनाव आयोग की ओर से राकेश द्विवेदी ने कोर्ट में कहा है कि आयोग अनुच्छेद 324 के तहत कार्य कर रहा है और ये कहना गलत है कि हम नाम हटाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा और हर मतदाता को आपत्ति दर्ज करने का पूरा अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम पर कर ली है। भारत की आवाज अब तक 17 देशों की संसद में गूंज चुकी है और यह आंकड़ा अब उनके सभी कांग्रेसी पूर्व के कुल विदेश संसद संबोधनों की बराबरी कर चुका है। घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद अब नामीबिया की संसद में भी पीएम मोदी का संबोधन गूंजा और सभी के साथ इतिहास में एक और कीर्तिमान दर्ज हो गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस से जुड़े 5 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर 17 बार विदेश संसद को संबोधित किया है। इसमें मनमोहन सिंह ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार, नेहरू ने 3 बार और राजीव गांधी ने 2 बार और नरसिम्हा राव ने 1 बार विदेश में संसद को संबोधित किया। लेकिन अब अकेले नरेंद्र मोदी ने ये आंकड़ा छू लिया है और ये किसी साधारण कूटनीतिक औपचारिकता पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक बन चुका है। सूत्रों ने बताया है कि पीएम मोदी ने विकसित देशों के साथ ही साथ विकासशील देशों की संसदों को भी संबोधित किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, मंगोलिया, फिजी, युगांडा और मॉरिशस जैसे देशों की संसदों में भारत की बात रखी गई है।
नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साझा भविष्य, समता और संवाद की भावना को प्रमुखता दी है। उन्होंने दो टूक कहा, अब दुनिया को शक्ति नहीं साझेदारी की जरूरत है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अफ्रीका को सिर्फ संसाधन देने वाला नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि वो सतत विकास और नवाचार में भी नेतृत्वकर्ता बन सकता है। उन्होंने भारत अफ्रीका के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि भारत की विकास साझेदारी अफ्रीका के साथ 12 अरब डॉलर से ज्यादा की है। मोदी ने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ रक्षा, सुरक्षा, रोजगार और कौशल निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को तैयार है। उन्होंने भारत और नामीबिया के ऐतिहासिक संबंधों को भी भावनात्मक रूप से याद किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े होना स्वीकार किया है। उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल में अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर क्रूरता की गई। आपातकाल को भारत के इतिहास का महज काला अध्याय मानना चाहिए, बल्कि इसके सबक को पूरी तरह से समझना जरूरी है। थरूर ने आपातकाल में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के कामों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया, जो आपातकाल का गलत उदाहरण बना। थरूर ने कहा कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये एक बहुमूल्य विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। हम अधिक आत्मविश्वासी, अधिक विकसित और कई मायनों में अधिक मजबूत लोकतंत्र है। फिर भी आपातकाल के सबक अभी भी चिंताजनक रूप से प्रासंगिक हैं। थरूर ने कहा है कि सत्ता को केंद्रीकृत करने, असहमति को दबाने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने का प्रलोभन विभिन्न रूपों में फिर से प्रकट हो सकता है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए विधायकों को यूपी विधानसभा से असंबंधित घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सपा ने मनोज कुमार पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इन सभी विधायकों ने बीते साल हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन किया था। इसके बाद उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए कार्रवाई की गई थी। मनोज कुमार पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी थी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 3 विधायकों पर कार्रवाई के बाद तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें मंत्री बनाने में दिक्कत है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि निष्कासित विधायकों को मंत्री बनाए। अखिलेश ने कहा कि अगली खेप में हम इसी तरह से कुछ और विधायक उन्हें मंत्री बनाने के लिए दे देंगे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से ही इन विधायकों के बीजेपी के खेमे में आने के संकेत थे। अब यूपी विधानसभा से असंबद्ध घोषित होने के बाद बीजेपी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर नया विवाद छेड़ दिया है। अमेरिका के आग्रह पर फ्रांस ने रूसी बास्केटबॉल खिलाड़ी दानिल कासातकिन को गिरफ्तार कर लिया है। कासातकिन पर एक साइबर अपराध गैंग से जुड़ने और फिरौती तय करने की भूमिका निभाने का आरोप। गिरफ्तारी शार्ल दे गॉल एयरपोर्ट पर हुई जब वो अपनी मंगेतर के साथ पहुंचे थे। मिल रही जानकारी के मुताबिक फ्रांसीसी अदालत ने उन्हें प्रत्यर्पण की सुनवाई तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई के बाद उनका क्लब भी पीछे हट गया है। मॉस्को स्थित एमबीए क्लब ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया है। कासातकिन ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उनके पास कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी तक नहीं है। उनके वकील ने दावा किया है कि खिलाड़ी को हैकिंग में फंसाया जा रहा है। इससे पहले भी कई रूसी हस्तियां फ्रांस में गिरफ्तार की जा चुकी हैं और ये मामला अमेरिका रूस संबंधों में और तनाव बढ़ा सकता है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। तेलंगाना में विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गवाती और प्रकाश राज जैसे अभिनेताओं के अलावा कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व यूट्यूबर्स सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों की भूमिका की पड़ताल के लिए धन शोधन का मामला दर्ज किया गया है। इन हस्तियों पर सेलिब्रिटी या फिर विज्ञापन शुल्क प्राप्त करने के लिए कई ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का समर्थन करने का संदेह है। ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने के लिए 5 राज्य पुलिस प्राथमिकियों का संज्ञान लिया है। ईडी मामले में देवरकोंडा, दुग्गवाती, मांचुलक्ष्मी राज, निधि अग्रवाल, प्रणीता सुभाष, अनन्या नागल्ला, टीवी होस्ट
श्री मुखी के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबर सहित लगभग 29 हस्तियों पर मामला दर्ज किया गया है। ईडी द्वारा आने वाले दिनों में उनके बयान दर्ज किए जाने की उम्मीद है। साथ ही वो और अधिक एफआईआर एकत्र कर रहा है और उन अधिक शिकायतकर्ताओं की तलाश कर रहा है जिन्हें इन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म द्वारा ठगा गया था। महाराष्ट्र मॉनसून सत्र में विधान भवन का मौजूदा अधिवेशन आज उस वक्त गर्मा गया जब शिवसेना के 2 गुटों के विधायक आमने सामने आ गए। मराठी लोगों के लिए घरों के आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुई बहस देखते ही देखते तीखी नोकझोंक और धमकियों तक पहुंच गई। शिवसेना उद्धव दल के विधायक अनिल परब ने अपने विरोधी गुट के शिंदे सेना के विधायक शंभूराज देसाई को गद्दार कह दिया, जिस पर देसाई भड़क गए। उन्होंने पलटवार करते हुए अनिल परब को धमकी भरे लहजे में जवाब दिया, गद्दार किसे कहा, तू बाहर मिल। इस तू मैं से सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद सभापति नीलम गोहिल ने कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करने का आदेश दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए शंभूराज देसाई ने कहा, कोई ऑन रिकॉर्ड हमारा अपमान करेगा, हमारी बदनामी करेगा तो हम भी जवाब देंगे। हम भी शिवसैनिक हैं, जवाब देना बाला साहेब ने हमें सिखाया है की मराठी माणसाच्या रक्षणासाठी या सरकारची भूमिका आहे। आता सन्माननीय सदस्य अनिल परब साहेब हे ज्या पद्धतीनं या सगळ्या रिडेव्हलपमेंटचे प्रकल्प असतील, म्हाडाचे प्रकल्प असतील, SRAचे प्रकल्प असतील किंवा गव्हर्नमेंट एडेड शासनाची मदत घेऊन केलेल्या कुठल्याही योजनांमधले प्रकल्प असतील, या संदर्भामध्ये ज्या पोटतिडकीनं मराठी भाषिक माणसासाठी भूमिका मांडतायत तीच भूमिका या सदनाची आहे, तीच भूमिका महायुतीच्या सरकारची आहे। पण हेच जर मी मगाशी जसं चित्राताई वाघनी प्रश्न विचारला मिलिंद नार्वेकर साहेबांच्या नंतर की 2019 ते 2022 त्या काळातल्या सरकारमध्ये अशा पद्धतीचं तुम्ही धोरण घेतलं होतं का, अशा पद्धतीचा नियम तुम्ही केला होता का, अशा पद्धतीचा कायदा तुम्ही केला होता का, तर त्याला मी उत्तर दिलं त्यावेळी हा कायदा झाला नव्हता। मग त्यावेळी एक मिनिट ऐका ना, ऐका आता तुम्ही केलं नाही, माझी विनंती आहे तुम्ही ऐकून घ्या। तुम्हाला सकारात्मक उत्तर पाहिजे ना, खाली बसा तुम्हाला गोंधळात। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में शिंदे और ठाकरे गुटों के बीच हुई तीखी नोकझोंक अब सियासी बहस का रूप ले चुकी है। शंभूराज देसाई और अनिल परब की जुबानी भिड़ंत पर बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने बड़ा बयान दिया है। आवाज इंडिया संवाददाता प्रतीक्षा सोनावने से खास बातचीत में मुनगंटीवार ने कहा है कि दोनों नेताओं का ऐसा व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर आम लोग ऐसा करें तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन नेता होने के कारण इन्हें छूट मिल जाती है। मुनगंटीवार का कहना है कि सत्ता पक्ष के नेताओं की गलतियों पर प्रशासन भी आंखें मूंद लेता है। उन्होंने 2 टूक कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो या फिर मंत्री। तर सध्या सुधीर मुनगंटीवार जे आहेत ते आपल्यासोबत आहेत आणि त्यांना आपण विचारूयात, सर आता सध्या 2 शिवसेना पक्षांमध्ये जी जुंपली आहे त्यामध्ये अर्वाच्य शब्दात एकमेकांना वर बोललं गेलं आहे, कितपत योग्य नाही? कधी कोण योग्य म्हणेल, याग तुम्हीही म्हणणार नाही योग्य, मीही म्हणणार नाही। शेवटी एकमेकाला सभागृहात किंवा सभागृहाच्या बाहेर जाहीरपणे शिव्या देणं हे कुणालाही मान्य नाही। फक्त अडचण काय असते की सुरुवात कोणी केली आणि त्या सुरुवातीला मग क्रियेला प्रतिक्रिया होण्याची भीती असते आणि म्हणून हे योग्य नाही हे सर्वांनाच माहिती आहे। पण जर एखाद्याने सुरुवात केली तर स्वाभाविकपणे क्रियेची प्रतिक्रिया होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। आणि सातत्याने एक गोष्ट लक्षात आली की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्ष अतिशय निम्न शब्दात, तुम्ही जर त्यांची भाषणं ऐकली, त्यांच्या विजयादशमीचा उत्सवामध्ये शब्द वापरले तर त्यांना ही सवय नव्हे, आता व्यसन झालं आहे। इस पूरी बयानबाजी के बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि सदन की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या राजनीतिक वाद विवाद अब व्यक्तिगत हमलों में तब्दील हो चुका है? और क्या इस पर सख्त कार्रवाई के बिना विधानसभा की मर्यादा बरकरार रहेगी या नहीं? ये बड़ा सवाल है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया की जिंदगी अब सिर्फ 6 दिन के फैसले पर टिकी है। यमन की जेल में बंद निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दी जाने वाली है। अब उसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। एक अर्जेंसी याचिका में केंद्र सरकार ने इस मामले में तुरंत राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो इस मामले में समाधान निकाल सकती है। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए साफ कर दिया है कि अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी। ये मामला इंसानियत, कूटनीति और न्याय तीनों की अग्नि परीक्षा बन चुका है। अब सवाल यही है कि क्या भारत सरकार की पहल निमिषा की जान बचा पाएगी? क्या वक्त से पहले उठाया गया कदम एक भारतीय को फांसी के फंदे से बाहर ला पाएगा? 11 जुलाई की सुनवाई पर अब करोड़ों लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। हिमाचल की शांति को दहलाने की कोशिश, और वो भी एक साथ कई जिलों में। बुधवार को शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर समेत 7 कोर्ट परिसरों और एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल भेजा गया। मेल में RDX आधारित IED की बात कही गई थी, जिससे हड़कंप मच गया। इस ईमेल्स में खालिस्तान का जिक्र था और इसमें से 2 धमकियां चंबा और तीसा कोर्ट को मिली। इसी मामले में केरल से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और अब हिमाचल लाने की प्रक्रिया चल रही है। धमकी मिलते ही सभी कोर्ट परिसरों को खाली करवा लिया गया था और डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ते तैनात किए गए थे। करीब 2 घंटे तक तलाशी चली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ईमेल एक जैसे थे और अन्ना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के नाम से भेजे गए थे। जांच एजेंसियां अब सोर्स ट्रेस करने में जुटी हुई हैं। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, सोलन के सनावर स्कूल और शिमला स्थित राज्य सचिवालय में भी तलाशी ली गई। सचिवालय को पहले भी 2 बार ऐसी धमकियां मिल चुकी थी। हिमाचल में पिछले 1 साल में ऐसी 8 से 10 धमकियां मिल चुकी हैं और कुल्लू व शिमला में मामला दर्ज भी किया गया है। फिलहाल सभी जगह सुरक्षा पुख्ता है और पुलिस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। आज महाराष्ट्र विधानसभा में जन सुरक्षा विधेयक पेश किया गया। इस बिल पर चर्चा के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट विधानसभा में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पेश करेंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस बिल पर तीखा विरोध कर रहा है। महाविकास अघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी ने भी इसे जन विरोधी और संविधान विरोधी करार दिया है। आज विधानसभा की सीढ़ियों के बाहर सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने हाथों में बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान अबू आसिम आजमी ने कहा है कि जन सुरक्षा विधेयक लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने इसे जनता की आवाज को दबाने वाला बताया। पुलिस को अधिक अधिकार मिलने से दमनकारी स्थिति बन गई है, ऐसा उनका आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर पुलिस को इतना अधिकार मिल जाएगा तो पुलिस पहले से ही लोगों को नंगा करके मार रही है। ऐसे बिल की जरूरत नहीं है। ये जनता की आवाज को दबाने वाला बिल है। समाजवादी पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में ऐसा बिल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकशाही, यहाँ लोगों को बोलने का अधिकार है। नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए नक्सलियों के नाम पर यह बिल लाया जा रहा है, लेकिन ये आवाज़ कुचलने वाला बिल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क वीरान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। सड़क वीरान है, कोई सड़क पर उतर नहीं रहा है, और हम गांधी जी ने यही रास्ता हमको दिखाया है। और अभी अगर पुलिस को इतना अधिकार मिल जाएगा तो पुलिस तो पहले से लोगों को नंगा नंगा करके मार रही है। पुलिस को अधिकार है, जब चाहे किसी को अरेस्ट कर लेगी पुलिस। पुलिस को इतना अधिकार देना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। पुलिस राज नहीं है देश में डेमोक्रेसी है। और ये जो है विरोधियों को, विरोधी पक्ष को, अगर उन्होंने सरकार के ऊपर टीका टिक्की किया और कुछ उनको पसंद नहीं आया तो ये कानून लागू होगा। मैं समझता हूँ देश में पहले से लॉ है, मकोका है और जो है MPDA है। ऐसे लॉ हैं जो लोगों को उम्र कैद और फांसी की सज़ा भी दे सकते हैं। तो ये बिल ला करके मैं समझता हूँ लोगों की आवाज़ को कुचलना है। ये इस बिल का समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। देश भर में धर्म, आस्था और चमत्कार की आड़ में अरबों का खेल खेलने वाले छांगुर बाबा पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन और उसके करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है।
अब तक की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा के 40 बैंक अकाउंट्स हैं और ये सभी 40 फर्जी संस्थाओं के नाम पर खोले गए थे। इनमें से 6 अकाउंट्स विदेशी बैंकों में हैं, जिनमें अरब देशों के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड आया है। ईडी को शक है कि इस फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण, जमीन खरीद और प्रॉपर्टी नेटवर्क खड़ा करने में हुआ है। लोनावाला में 16 करोड़ की एक आलीशान प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो नागपुर, पुणे और यूपी में दर्जनों जमीन सौदे के दस्तावेज मिले हैं। बाबा की लग्जरी लाइफस्टाइल भी जांच के दायरे में है। विदेशी नस्ल के महंगे घोड़े और कुत्तों पर लाखों खर्च किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूरी संपत्ति अरब से आए पैसे से खड़ी की गई है, जिसकी गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। अब ईडी इन तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में है। उधर यूपी एटीएस भी गैंगस्टर एक्ट लगाने की प्रक्रिया में जुट गया है, ताकि बाबा और उसकी साथी नसरीन नीतू की संपत्ति जब्त की जा सके। एटीएस के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो साफ दिखाते हैं कि बाबा के पास विदेशों से पैसा आया, धर्म बदले गए और प्रॉपर्टी का कारोबार चलाया गया। अब ये मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने से जुड़ी बड़ी साजिश की शक्ल लेता भी नजर आ रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच एक मराठी अभिनेत्री का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। अभिनेत्री राजश्री मोरे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर मराठी समाज की मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए। इस वीडियो में न सिर्फ विवाद पैदा हुआ, बल्कि उन्हें भारी विरोध के चलते माफी भी मांगनी पड़ी। मराठी अस्मिता के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे धुर विरोधी नेता एक ही मंच पर नजर आए, लेकिन इसी दौरान अभिनेत्री राजश्री मोरे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने मराठी लोगों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। मराठी लोगों को मेहनत करना सिखाओ, उनके काम करने के तरीके में ही ढिलाई है। अगर परप्रांतीय मुंबई छोड़ दें तो मराठी कुछ नहीं कर पाएंगे। राजश्री का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। हजारों लोगों ने विरोध दर्ज किया। मन से कार्यकर्ता ओशिवा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अभिनेत्री पर जमकर ट्रोलिंग हुई। बढ़ते दबाव को देखते हुए राजश्री मोरे ने आखिरकार एक नया वीडियो जारी कर माफी मांगी। इंस्टाग्राम पर उन्होंने झगड़े में कुछ नहीं रखा, जिंदगी बहुत छोटी है। उन्होंने अपना पुराना वीडियो डिलीट कर दिया है और भविष्य में इस मुद्दे पर चुप रहने का निर्णय लिया। ये मामला अब सिर्फ एक वीडियो या अभिनेत्री तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा महाराष्ट्र में लागू त्रिभाषा नीति और हिंदी थोपी जाने की बहस से जुड़ गया है। ऐसे में जब ठाकरे बंधु हिंदी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, उसी वक्त मराठी मेहनतकशों को नीचा दिखाना आम जनता को पसंद नहीं आया। हुमैरा असगर अली कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज फेज 6 स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई हैं। मंगलवार को जब पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा, तब वो अपार्टमेंट के फर्श पर बेसुध हालत में मिली थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी मौत 2 हफ्ते पहले हो चुकी थी। पड़ोसियों ने फ्लैट से आ रही दुर्गंध की शिकायत की। साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने हुमैरा को कई दिनों से नहीं देखा था। पुलिस को रात करीब 3 बजे कॉल मिली। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने जबरन अंदर प्रवेश किया। हालांकि शुरुआती जांच में हत्या के कोई निशान नहीं मिले हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सके। 32 साल की हुमैरा असगर ARY की चर्चित रियलिटी शो तमाशा घर का हिस्सा रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म जलाइबी, लव वैक्सीन और टीवी ड्रामा में काम किया है। 2023 में उन्हें बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट और राइजिंग स्टार का नेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड भी मिला है। हुमैरा के अचानक रहस्यमयी मौत ने पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री और उनके फैंस को स्तब्ध कर दिया है। अब सभी की निगाहें पुलिस और मेडिकल जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे इस दुखद मौत की असल वजह सामने आ सके। और आवाज समाचार में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लव स्टोरी के फैंस के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि धड़क 2 को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की इस बहुप्रतीक्षित रोमांटिक ड्रामा फिल्म की रिलीज डेट अब फाइनल हो चुकी है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी धड़क 2 कई अड़चनों के बाद अब ट्रैक पर लौट चुकी है और इसी के साथ मेकर्स ने एक खूबसूरत नया पोस्टर रिलीज कर फैंस को सरप्राइज दे दिया है। पोस्टर में सिद्धांत और तृप्ति की सादगी भरी मगर इमोशनल केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। एक और आंखें बंद किए सिद्धांत तो दूसरी तरफ उनकी आंखों में खोई दिखी एनिमल फेम तृप्ति डिमरी। पोस्टर पर लिखा है, मरने और लड़ने में से एक को चुनना हो तो लड़ना। इससे ये साफ है कि फिल्म सिर्फ रोमांस नहीं, सामाजिक टकराव की भी गहराई लेकर आएगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी जातिवाद के मुद्दे को उठाती है, जो इसे एक गंभीर सामाजिक संदर्भ भी देता है। धड़क 2 का ट्रेलर इस शुक्रवार यानी कि 11 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। सेंसर बोर्ड से मंजूरी में भी वक्त लगा, लेकिन अब सब कुछ फिक्स है और सोशल मीडिया पर फैंस पहले से ही कमेंट्स में कह रहे हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो पक्का। अब देखना होगा ईशान जानवी वाली पहली धड़क के मुकाबले ये नई धड़क कितनी तेज धड़कती है। बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान एक बार फिर से बड़े पर्दे पर इतिहास रचने को तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान का ऐलान हो चुका है और अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस फिल्म में सलमान के अपोजिट नजर आएंगी अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह। अगर ये खबर सही साबित होती है तो ये पहली बार होगा जब सलमान और चित्रांगदा साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। कुछ दिन पहले ही सलमान ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर कर फैंस में हलचल मचा दी थी और अब चित्रांगदा के जुड़ने से इस गलवान गाथा की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। बैटल ऑफ गलवान 2020 की उस ऐतिहासिक रात पर आधारित है जब गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने अद्भुत साहस दिखाते हुए देश की रक्षा की थी। सलमान इस फिल्म में बिहार रेजिमेंट के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे, जिन्होंने संघर्ष में वीर गति पाई थी और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया था। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं एक अनुभवी युद्ध कथा निर्देशक और माना जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल के अंत तक बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है। सलमान का सैन्य अवतार, चित्रांगदा की दमदार मौजूदगी और एक सच्ची घटना की पृष्ठभूमि, बैटल ऑफ गलवान शायद ही कोई दर्शक मिस करना चाहेगा। भारतीय पौराणिकता पर आधारित फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का ट्रेलर आखिरकार लॉन्च हो गया है और इसे देखकर हर दर्शक कह उठा, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक दिव्य अनुभव है। ओम ब्रह्मा देवा नमः के मंत्रोच्चार के साथ शुरू होने वाले ये ट्रेलर आपको सीधे वैदिक काल की गहराइयों में ले जाता है। फिल्म की कहानी भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उसके अत्याचारी पिता हिरण्यकश्यप के बीच संघर्ष को दिखाती है। जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है तब नरसिम्हा अवतार प्रकट होता है और वहीं से शुरू होती है नायक और असुर का टकराव। इस ट्रेलर में वीएफएक्स का इस्तेमाल वाकई लाजवाब है। हर फ्रेम में दिव्यता और दम दिखाई देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक मंत्रमुग्ध कर देने वाला है और फिल्म की भव्यता केजीएफ और सलार जैसी प्रस्तुतियों को याद दिलाती है। इस फिल्म के साथ ही महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो रही है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों पर आने वाले 10 सालों तक फिल्में बनेंगी। निर्देशक अश्विनी कुमार की ये फिल्म 25 जुलाई 2025 को हिंदी समेत कई भाषाओं में और 3D में रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर इसे मिल रहा रिस्पांस दिखाता है कि दर्शक इस पौराणिक सिनेमाई ब्रह्मांड को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। महाअवतार नरसिम्हा एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक विजुअल यात्रा है, आस्था, शक्ति और न्याय की। साउथ के राइजिंग स्टार ऋषभ शेट्टी एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है उनकी नई फिल्म कांतारा चैप्टर 1 और उससे जुड़ी भारी भरकम फीस। जी हां, 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा की जबरदस्त सफलता के बाद अब ऋषभ ने अपनी चार्ज भी कर दिए हैं बम्पर। इसमें जहां उन्हें 4 करोड़ मिले थे, अब कांतारा चैप्टर 1 के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए की डील साइन की है। इतना ही नहीं, ऋषभ का प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी पक्का हो गया है, जिससे उन्हें फिल्म की कमाई के मुताबिक 50 करोड़ रुपए तक और मिल सकते हैं। होमले फिल्म्स की ये बिग बजट वॉर ड्रामा इस साल 2 अक्टूबर को
सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म में दिखेगा एक भव्य युद्ध सीन जिसमें 500 से ज्यादा फाइटर्स और 3000 की टीम शामिल होगी। एक्टिंग, डायरेक्शन और कहानी सब कुछ ऋषभ शेट्टी के हाथ में है। पोस्टर लॉन्च के साथ ही फिल्म को लेकर फैंस का क्रेज भी दिखने लगा है। अब देखना यह है कि कांतारा चैप्टर 1 अपने प्रीवियस पार्ट से भी बड़ी हिट बनती है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तय है, ऋषभ शेट्टी अब एक सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।